सेक्शन 5 एक्सप्लेनेशन 5 कहती है कि जी अगर एक आपको जो क्लेम है वो कोर्ट ने मतलब जो है एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया तो ये समझा जाएगा कि वो रिफ्यूज हो गया। जैसे आप आपने सूट फॉर पोजेशन फाइल किया है, साथ आपने मेन प्रॉफिट भी का भी ऑर्डर किया, मेन प्रॉफिट भी क्लेम किया है, मेन प्रॉफिट भी मांगा है, और कोर्ट ने पोजेशन का तो दावा डिग्री का दिया है, मेन प्रॉफिट के हद तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया। तो यही समझा जाएगा जैसे मेन प्रॉफिट का दावा आपका मेन प्रॉफिट की हद तक वो डिसमिस कर दिया है, आप दोबारा मेन प्रॉफिट के लिए अलहदा दावा दायर नहीं कर सकते। इसी तरह सेक्शन 6 में कहता है कि जी वेयर दी पर्सन बोनाफाइडी लिटिगेट बोनाफाइडी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और प्राइवेट क्लेम इन कॉमन themselves, all person interested in such right shall for the purpose of this section shall be deemed to be under so litigating अंडर सो लिटिगेटिंग। इसका ऐसा है कि जी कहता है कि जी अगर पब्लिक राइट का मैटर है या आपका कोई एक मैटर है जिसमें आपका राइट कॉमन फॉर देमसेल्फ, मतलब 10 लोगों के पब्लिक राइट, जैसे एक रोड का मसला है, एक रास्ते का मसला है, नाजन्स वगैरह हो रही है, वो पब्लिक राइट है, काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट राइट्स, जैसे आप पीपीएससी में फाइल मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कल को वो जॉब मतलब वैकेंसीज वापस हो जाती है, रिवोक हो जाती है, विड्रॉ हो जाती है, आपने जो फीस पे की हुई है वो आपका प्राइवेट पर्सन का कॉमन का मसला है। अब प्राइवेट पर्सन में से कोई एक पर्सन जाके उसके खिलाफ रेट फाइल कर देता है तो यही समझा जाएगा कि जिससे बाकियों ने भी रेट फाइल कर दिया, लिहाजा उनको रेट फाइल करने की जरूरत नहीं है, और उस रेट का जो भी डिसीजन आएगा बाकियों पे लागू होगा। इसी तरह पब्लिक रोड है, एक पर्सन ने जो दावा कर दिया उसका नाजंस का, तो यही समझाया जाएगा कि बाकियों ने भी फाइल कर दिया, लिहाजा किसी को वो करने की जरूरत नहीं है। अलहदा अलहदा से वो फाइल करने की जरूरत नहीं है सूट। ये था आपका रेजिडी काटा। सेक्शन 12 कहता है आपका फर्दर सूट, कहता है कि जी आपका वेयर प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय द रूल्स, अगर कहीं पे प्लेंटिफ को रोक दिया गया कि जी दोबारा आपने सूट फाइल कर मतलब फर्दर सूट फाइल नहीं करना किसी भी एक्शन के वाले से, तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता, वो आपका सूट फाइल नहीं कर सकता। इसी तरह मतलब उसके खिलाफ एप्लीकेशन चैलेंज करना है तो एप्लीकेशन दे सकता है, सूट फाइल नहीं कर सकता। इसी तरह 12(2) में आ जाता है कि जी अगर एक पर्सन ने आपके खिलाफ जजमेंट ले लिया फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या वांट ऑफ जुरिसडिक्शन से, ठीक है, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन से, ये तीन चीजें हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन से, तो उसको चैलेंज करने के लिए आपको सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे। आप कोर्ट को बताएंगे कि जी ये जो दावा डिक्री हुआ है ये फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ है, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ है, ये इसके लिए आप अलहदा सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे। इसकी वो 12(3) भी है कि जी अगर इसको आपने, ये 12(3) अमेंडमेंट में है, 12(3) कहता है कि जी अगर आपने वो एप्लीकेशन की है तो उसको प्रूव करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हैं, एफिडेविट वगैरह दे सकते हैं, उसको प्रूव करने के लिए मतलब अलहदा से नहीं है, आप एफिडेविट वगैरह भी दे सकते हैं। बाकी वही है फ्रॉड मिसएप्लीकेशन इससे रिलेटेड। 13-14 आपका वो तकरीबन आपका फॉरेन जजमेंट से है, फॉरेन जजमेंट वो फॉरेन कोर्ट ही एंड हो गई है। आगे आपका आ जाता है 15 कहता है कि जी जब भी दावा दायर करना है तो आपने नीचे वाली कोर्ट्स में करना है जो कंपिटेंट है। जैसे आपका आ, आपने फाइल मतलब आपका क्लेम है 8 लाख का, तो आपका लोएस्ट कंपिटेंट कोर्ट कौन सी है, सिविल जज क्लास 3। आपका क्लेम है 10 लाख का या 15 लाख का, तो सेकंड सिविल जज क्लास 2 है।
ठीक है। इसी तरह 50 लाख से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास है। तो आपको कहता है जो भी दावा दायर करना है अपने शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन लोएस्ट ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। हम दावा दायर करने जाते हैं तो वो हमारी जुरिस्डिक्शन देते हैं सब्जेक्ट मैटर की, और फिर वो मार्क का देते हैं उस क्लेम के अकॉर्डिंग। अगर क्लेम है 8 लाख का, सिविल जज क्लास 3 को लगा देते हैं। क्लेम है 15 लाख का तो वो सेकंड क्लास को लगा देते हैं। इसी तरह आगे है सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये सब पूछ भी लेते हैं आपसे। कहता है कि जी सब्जेक्ट टू दी पेक्युलर जुरिस्डिक्शन, पेक्युलर जुरिस्डिक्शन जो भी कहता है, या अदर लिमिटेशन सेक्शन 4 में जो बता दी गई है कि जी किसी स्पेशल लॉ, किसी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ या किसी स्पेशल जुरिस्डिक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, उसको जो भी बताया गया है। कहता है अ, वो सब्जेक्ट है। उसके अलावा कहता है सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए जो विद और विदाउट प्रॉफिट, वो आपने जो सूट फाइल करना है वो कहाँ पे फाइल करना है, वो फाइल करना है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट है। आपका सपोज के प्रॉपर्टी आपकी सिचुएट लाहौर है, तो दावा इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का, लाहौर में प्रॉपर्टी पड़ी है उसकी रिकवरी का दावा भी आप लाहौर ही करेंगे। इसी तरह वो कहता है पार्टीशन का दावा जो है, सूट फॉर पार्टीशन, वो भी वहीं पे करेंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी है। प्रॉपर्टी लाहौर है तो दावा भी लाहौर होगा। फिर कहता है ये ऑर्डर 34 में है कि जी सूट फॉर फोरक्लियर सेल या रिडम्पशन। सूट पर फोरक्लियर सेल या रिडम्पशन ये आप 3 जगहों पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपका प्लाजा फंक्शन हुई है या जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। तीनों जगहों पे आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आ जाता है सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट, मतलब जिसको कहते हैं सूट फॉर डेक्लरेशन। डेक्लरेशन भी आप वहीं पे फाइल करेंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। मैं डेक्लरेशन करता हूँ प्रॉपर्टी लॉ में, तो डेक्लरेशन का दावा भी वहीं पे होगा जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। इसी तरह आगे सूट फॉर कंपनसेशन टू रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, ये साइटेशन बताती है यार, बॉम्बे 188, उसमें कहता है राइट रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी किससे मुराद है? कोई बंदा ट्रेस पास करता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाता है, आपकी जमीन में दाखिल होता है, तो उसने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्ग किया है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी को किया है, नाजंस करता है, शोर करता है, तो वो आपका रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इसके आप डैमेजेस का दावा दायर कर सकते हैं। और ये कहाँ पे फाइल करेंगे? जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। इसी तरह 5 कहता है कि जी आपका 6 कि जी रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करने के लिए एक्चुअली डिस्ट्रेन आपका डिस्ट्रेन, वो कहता है कि जी सीजर फॉर समन्स प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पेमेंट ऑफ मनी ऑन स्पेशल रेंट। डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, कि जी एक प्रॉपर्टी जो कि डिस्ट्रेंट हुई है या अटैच हुई है, उस प्रॉपर्टी को रिकवर वापस करने के लिए जो दावा दायर करेंगे वो भी वहीं पे फाइल करेंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट हुई है। मतलब मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रेन की गई है मुझसे, मतलब मुझसे ली गई है, मुझसे मैंने मिस्टर ए के 10 लाख लेने थे, वो मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रेन करवा लेता है। ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने वापस करवाना है, तो वो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहीं पे फाइल करूंगा। आगे आपका इसी तरह वो सिंपली कहता है A to F जो भी दावे हैं वो सारे वहीं पे फाइल करेंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। लेकिन जो आपका सी में आ जाता है, सी में सेल रिडम्पशन और आपका फोर क्लियर है, वो वहां पे भी हो सकता है जहाँ पे प्रॉपर्टी और काज ऑफ एक्शन बनती थी। ठीक है। यहाँ पे काज ऑफ एक्शन बनती थी। इसी तरह सेक्शन 17 का जी अगर एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में आपकी बनती है, ठीक है, तो किसी भी कोर्ट में आप दावा दायर कर सकते हैं जहाँ पे कुछ पोर्शन पड़ा है। ठीक है। सपोज के इसका यही है कि जी उसामा साहब ने प्रॉपर्टी खरीदी है आमिर साहब से, और आमिर साहब की वो जो एग्रीमेंट सेल हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी लाहौर पड़ी है, कुछ मुल्तान पड़ी है, कुछ सियालकोट पड़ी है। तो उसामा साहब इन तीनों को अदालतों में, तरफ लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और फैसलाबाद, जहाँ पे
जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी है कहीं किसी भी कोर्ट में जुरिस्डिक्शन दावा दायर कर सकते हैं। 18 है जब कोर्ट जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन हो तो जहां मर्जी दावा दायर कर दे। अब मुझे नहीं पता कि जी मेरी प्रॉपर्टी लाहौर में पड़ी है या कसूर में है, मुझे नहीं पता, तो फिर मैं जिस मर्जी कोर्ट को जाके एप्लीकेशन दूंगा, दावा दायर कर दूंगा, मैं कहूंगा कि जी मुझे नहीं पता कि जी कहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी है, आप देख लें कहाँ पे है। तो फिर वो कोर्ट उसको एंटरटेन कर लेगी, मतलब कोर्ट को अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि जी वाकई पता नहीं है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे पड़ी है, तो कोर्ट वो ऑर्डर कर देगी कि चलें जी आप इस इधर ही फाइल कर दें। और कल को वो दावा डिग्री हो जाता है और पता चलता है कि जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो यही समझा जाएगा जैसे उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी। जैसे प्रॉपर्टी, ये अब नहीं हो रहा, पहले था कि जी वो बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती थी, तो अब तो क्लियर है, सारे मैप्स वगैरह हैं और हदूद वगैरह सारी क्लियर है। ये मतलब कह लो कि जी ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान या प्री पाकिस्तान उस टाइम की बातें हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी लाहौर में पड़ी कसूर में पड़ी है, अब पता नहीं चला कि जी कसूर है या लाहौर है। हमने लाहौर दावा दायर कर दिया, हमने हमने कोर्ट को बताया कि जी कोर्ट को सेटिस्फाई किया कि जी पता नहीं है, कोर्ट लाहौर वाली कोर्ट उसकी जुरिस्डिक्शन ले लेती है और प्रोसीड करके दावा डिग्री कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी तो बड़ी कसूर है। तो ऐसे समझा जाएगा, ये प्रोवाइजो में है कि जी ऐसे समझा जाएगा जैसे वो प्रॉपर्टी लाहौर ही पड़ी थी। आगे आपका आ जाता है 19 कहता है कि जी आपका रॉन्ग टू पर्सन और प्रॉपर्टी वो वहीं पे होगी जहाँ प्रॉपर्टी पड़ी है या जहाँ पे काज ऑफ एक्शन रोज हुई है। इसी तरह वो कहता है अगर वो जो आपकी जुरिस्डिक्शन है ए बी सी, मतलब आपका 16 17 18 19 इनमें नहीं आता, तो ऐसा दावा जो पहले 4 5 सेक्शन में नहीं आता तो वो वहीं पे होगा जहाँ पे काज ऑफ एक्शन हुई है या जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है वहीं पे होगा। आगे कहता है जुरिस्डिक्शन की जो आपने जो ऑब्जेक्शन रेज करने हैं वो अर्लीस्ट स्टेज पे करने हैं। मतलब आप कहते हैं कि जी इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो आपने जैसे ही आपको पता चला उसी टाइम करना है। ये नहीं होगा कि जी आप ट्रायल फेस करते रहे अपील में आके कहेंगे जी इस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो ऐसा नहीं होगा। जब भी आपने ऑब्जेक्शन करना है तो वो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे करना है। ट्रांसफर अब सीधा सीधा है, ट्रांसफर वो कहता है कि जी सेम डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट जज को करेंगे। जैसे सेम डिस्ट्रिक्ट रेमिया खान डिस्ट्रिक्ट है, अब मैं लियाकतपुर से खानपुर एक केस ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट जज को दूंगा। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है तो फिर हाई कोर्ट को देंगे। मतलब लाहौर से मैं साहिवाल ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज मैं हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दूंगा ट्रांसफर की। इसी तरह डिफरेंट प्रोविंस, मतलब आपका लाहौर से सिंध कराची ट्रांसफर करने हैं तो फिर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे। फिर वो जो एप्लीकेशन दे के कोर्ट अगली पार्टी को सुन के वो बता देगी कि फलां फलां आपने जाके करना है। आगे आपका आ जाता है 28 में आएगा जी। और ये आपने देखना, मैं आपको ये भेज दूंगा। आगे आपका 30 इंपॉर्टेंट है कि जी पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी एंड लाइक वो कहता है कि जी कोर्ट किसी सो मोटो या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे किसी पार्टी को कह सकते हैं कि जी आप डॉक्यूमेंट एडमिट करें या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, या उनको कहा जाती है कि जी आप आके एविडेंस दें। ठीक है, या इसको आप एविडेंस पे आके इस चीज को प्रूव करें। अगर वो बंदा जो जिसको ऑर्डर किया गया है वो नहीं आता, ठीक है, तो सेक्शन 32 के तहत उसके मतलब वारंट इशू हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है और उसको फाइन हो सकता है या उसको सिक्योरिटी का भी ऑर्डर किया जा सकता है। ये 32 में बताया गया है। आगे इम्पोर्टेंट जो है आपका 34 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला इसमें कंसेप्ट है, इसको आपको इस तरह समझना है।
इंटरेस्ट कहता है कि जी आपने जब जब किसी को अमाउंट दी है, ठीक है, तो इंटरेस्ट के लिए 3 डेट्स हैं, 3 डेट्स पे इंटरेस्ट लग सकता है, ठीक है। 3 डेट्स हैं जिस पे इंटरेस्ट लग सकता है। इसकी मैं आपको सीधी एग्जांपल दे दूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, उसामा साहब ने रकम उधार दी थी, ठीक है। अ, उधार रकम दी है आमिर साहब को 2012 में दी है, और उसामा आमिर साहब ने कहा कि जी मैं आपको रकम वापस कर दूंगा 2014 में, ठीक है। अब 2014 ड्यू हो गई है अमाउंट, जब भी मतलब 2014 से पहले दी थी, 2010 से 11 12 या 2000 जब मर्जी दी है, उसने आमिर साहब ने प्रॉमिस किया कि जी मैं आपको 2014 में वापस कर दूंगा, 1/1/2014 को, ठीक है। अब वो 1/1/2014 को वापस नहीं करते, ठीक है। 1/1/2014 को वापस नहीं करते, तो फिर ये जो उसामा साहब है, उसामा साहब ने दावा दायर किया कर दिया 2015 को, और दावा 2019 को डिक्री हो गया है, दावा 2019 को डिक्री हो गया है। अब 3 डेट्स कौन सी है? जिस दिन अमाउंट ड्यू थी, ठीक है, उस दिन से कोर्ट इंटरेस्ट लगा सकती है। जिस दिन दावा डिग्री हुआ है, उस दिन से इंटरेस्ट लगा सकती है, या मतलब जिस दिन दावा दायर हुआ है उस दिन से कोर्ट इंटरेस्ट लगा सकती है, और जिस दिन दावा डिक्री हुआ है उस दिन भी इंटरेस्ट लगा सकती है। ये कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। जैसे आमिर साहब ने पैसे दिए हैं, उसामा साहब ने पैसे दिए थे 10 लाख रुपया उसको, जब भी दिया है, आमिर साहब ने कहा कि जी मैं 2014 को दे दूंगा। अब 2014 से तो वो ड्यू है, तो 2014 से कोर्ट इंटरेस्ट लगा सकती है कि जी उस दिन से ड्यू बनते हैं, 2014 से इंटरेस्ट 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कर जो भी रेट कोर्ट बताएगी वो उसके अकॉर्डिंग इतनी इंटरेस्ट देना है। या फिर वो बताएगी कि जी जिस दिन दावा दायर किया था उस दिन से, या जिस दिन दावा डिक्री हुआ है उस दिन से इंटरेस्ट की अमाउंट लगा सकते हो। जैसे आप देखें ना, हम मेंटेनेंस का सूट फाइल करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये जो घर मुदैया को घर से 2 साल पहले निकाल दिया गया था, 4 साल पहले निकाल दिया गया था, तो वो हम प्रूव नहीं कर पाते कि जी कब निकाल दिया गया था। तो फिर अक्सर कोर्ट ऐसी होती है जिस दिन दावा दायर करते हैं उस दिन से ही वो मेंटेनेंस लगाती है, पास्ट का मेंटेनेंस नहीं लगाती, क्योंकि हम प्रूव नहीं कर पाते। अगर प्रूव कर दे तो जिस दिन घर से निकालते हैं उस दिन से मेंटेनेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे वो यही है कि जी ये प्रूव कर दे कि जी अमाउंट ड्यू हुई थी 2014 से, तो इंटरेस्ट की रेट भी 2014 से हो गई, वरना जिस दिन दावा दायर किया उस दिन से तो कोर्ट लगा ही सकती है, या फिर वो कोर्ट जिस दिन दावा डिक्री हुआ उस दिन से लगाया जाएगा। ठीक हो गया। सिंपली वो कहता है कि जी डिक्री ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट शैल बी डीम टू बी पेड एंड प्रिंसिपल सम, जो भी इंटरेस्ट हो गए प्रिंसिपल सम मतलब 10 लाख प्रिंसिपल सम है उस पे होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टू डिक्री, जिस दिन दावा दायर हुआ है उस दिन से डिक्री तक, या ऑन सम प्रिंसिपल ऑन प्रियर डेट टू इंस्टीट्यूशन, प्रियर डेट जिस दिन वो अमाउंट ड्यू हुई थी 2014 में, या फ्रॉम द डेट फ्रॉम ऑफ डिक्री, जिस दिन दावा डिक्री हुआ है उस दिन से इंटरेस्ट लगा सकती है। आगे यही है कि जी जब आपका होगा ना इंटरेस्ट, मतलब जो रेट फिक्स था उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर रेट फिक्स नहीं है तो जो करंट रेट चल रहा होता है, मतलब हर साल जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट बताती है हर 6 साल या हर 6 महीने बाद, वही रेट चलता है। अभी इंटरेस्ट रेट अगर स्टेट बैंक ने सपोज किया 14% तो 14% ही रहेगा। ये जनरल लोन है, आम पर्सन से। अगर यही लोन आप लेते हैं बैंक से या गवर्नमेंट से तो 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 14% चल रहा है तो दो आपको 16% आपको वापस करना पड़ेगा। ये आगे 34 जो है ना, 34A भी यही है, पब्लिक ड्यूज। अब वो कहता है कि जी कहीं पे ऐसा होता है कि जी बैंक रेट्स नहीं लिखा ही नहीं होता, नहीं लिखा होता तो जो करंट रेट चल रहा होता है, अगर सपोज के मतलब कहीं पे नहीं लिखा होता तो फिर वही जो बैंक रेट चला होता है सामने में हो सकता है कि जी नहीं लिखा होता तो वो ज्यादा क्लेम करते हैं, तो ज्यादा नहीं मिलेगा, जितनी करंट रेट चला होता है उससे वही होगा। और इसी तरह जो अगर
करंट रेट से कम का कोई तय हुआ है तो कम का हो सकता है, ज्यादा का नहीं हो सकता। सपोज के करंट रेट 14% चल रहा है, उन्होंने तय किया था 9%, तो फिर 9% ही होगा। ठीक है, फिर 9% ही होगा। ये 34 A B में बताया गया। आगे 35 है। 35 की कास्ट सिंपली आप कह लेंगे जी, कास्ट जो होती है वो लूजिंग पार्टी पे करती है। कौन सी? लूजिंग पार्टी। लूजिंग पार्टी देखें, जिसने केस हारना है कास्ट उसने पे करनी है। जिसने केस हारना है कास्ट उसने पे करनी है। अब केस सपोज के दावा दायर करती है मिस परवा, और वो दावा उनका डिसमिस हो जाता है, तो कास्ट भी इसने पे करनी है। कोर्ट कहेगी कि जी आपने हमारा टाइम जाया किया, डिफेंडेंट का टाइम जाया किया, आप फास्ट क्लेम पे आइए, कास्ट आप पे करें। ठीक है। इसी तरह अगर आ, का इस पर बाद दावा दायर करती है, ठीक है, और दावा दायर करती है, और वो मिस पर बाद दावा दायर करती है, और दावा ये निकाल डिग्री हो जाता है, तो जिनके खिलाफ दावा दायर किया है उनको कास्ट लगेगी। ठीक है। लूजिंग पार्टी वो होंगी, इन्होंने दावा किया है और मिस जैनब के खिलाफ, तो मिस जैनब को कास्ट होगी। चले, ये आपका कास्ट है। अ, आगे आपका 35 है। स्पेशल कंपेंसेटरी कास्ट। कंपेंसेटरी कास्ट आपकी फाल्स फाल्स फ्रीवियस क्लेम पे होती है। जब आपका क्लेम जो है फाल्स विकेशियस हो, और वो आप क्लेम वापस ले लें या विड्रा कर लें, या वो आपका दावा डिसमिस हो जाए, तो फिर आपकी कंपेंसेटरी कास्ट होती है। कंपेंसेटरी कास्ट फिर होती है। आगे है जी आपका एग्जीक्यूशन का, मैं बता देता हूँ। एग्जीक्यूशन जो है हम जब दावादार हमारा डिग्री हो जाता है, तो हम एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। एग्जीक्यूशन किस कोर्ट में फाइल करते हैं? जिस कोर्ट ने दावा डिक्री किया है। जिस कोर्ट ने डिक्री किया है उसी में एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। जैसे सेक्शन सिविल जज क्लास 3 ने फाइल किया, तो उसके पास ही हम एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। आगे कहता है कि जी डिक्री ट्रांसफर, अभी एप्लीकेशन दावा आया भी था कि जी डिक्री हम ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। ट्रांसफर के ट्रांसफर के ग्राउंड्स क्या है? ट्रांसफर के ग्राउंड्स वो बताता है कि ट्रांसफर के ग्राउंड्स ये 39 में बताता है कि जी वो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की उतर नहीं पड़ी थी, ठीक है, या डिफेंडेंट जजमेंट जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो उधर नहीं पड़ी हुई। जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी किसी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। जैसे दावा डिक्री हुआ है लाहौर में, और जजमेंट डेटर रहता है गुजरांवाला, प्रॉपर्टी उसकी मतलब उधर रहता है, तो लाहौर की कोर्ट फिर नहीं होगी, डिक्री पास करके केस किधर भेज देगी? वो डिक्री ट्रांसफर कर देगी गुजरांवाला। गुजरांवाले की कोर्ट उसको जो है वो डिक्री एग्जीक्यूट कराएगी। इसी तरह वो उधर उसकी प्रॉपर्टी उधर पड़ी है, या उसकी प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की उधर पड़ी है, ठीक है, या वो रहता उधर है, या कोई दूसरी रीजन, एनी अदर रीजन, उस पे आप केस ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली आप जहन में रखें कि जी या तो जजमेंट डेटर उधर काम करता है, या जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी उधर पड़ी है। दोनों सूत्रों में आप केस ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे डिक्री ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप लाहौर प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर रहता है गुजरांवाला, उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है मुल्तान, तो आप मुल्तान भी के डिक्री ट्रांसफर कर सकते हैं, गुजरांवाला भी कर सकते हैं, दोनों जगहों पे कर सकते हैं।
और आगे 42 में कहा जाता है कि जी जब ट्रांसफर की जाएगी तो ट्रांसफरी कोर्ट के पास सेम पावर्स होंगी जैसे उस कोर्ट के जिस कोर्ट ने पास की है। जैसे अब केस लॉ की कोर्ट ने डिग्री पास की है, वो डिग्री भेज देती है जो गुजरांवाला की अदालत। तो गुजरांवाला की अदालत के पास सेम पावर्स होंगी। क्या? सेम पावर्स। ठीक है। फॉलोइंग पावर मतलब उसके पास सेम पावर्स होंगी। ठीक है। कैसे? वो जिस जिस कोर्ट को डिक्री मतलब ट्रांसफर की गई है, गुजरांवाला की कोर्ट को की गई है, तो उसके पास वो पावर्स हैं कि वो आगे खुद या करे या किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर दे। वो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जो हैं उनको, मतलब उनके जजमेंट डायरेक्टर के जो वर्सा हैं, अगर जजमेंट डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो उनके वर्सा के खिलाफ भी प्रोसीड कर सकती है। अगर कोई एरर या मिस्टेक है, ट्रांसफरी कोर्ट उसको करेक्ट भी कर सकती है। अगर डिक्री किसी को असाइन की गई है, ट्रांसफरी कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। इसी तरह अगर वो कोई कंपनीज वगैरह के खिलाफ है तो उसको भी प्रोसीड कर सकती है। सिंपली आप थर्ड वन में वो बता देता है कि जी सेम पावर्स हैं। ठीक है। ट्रांसफरी कोर्ट के पास सेम पावर्स हैं जो कि अ, उसके पास हैं, जो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उसके पास। ये लिखे हैं कि जी कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री सेंट इट टू शैल हैव द सेम पावर इन एग्जीक्यूट डिग्री। मतलब सेम पावर, मैं बार बार कह रहा हूँ। लाहौर की कोर्ट ने डिग्री पास की है, लाहौर की कोर्ट किसी भी वजह से वो केस भेज देती है गुजरांवाला, तो गुजरांवाला की अदालत के पास सेम पावर्स होंगी जो लाहौर की कोर्ट के पास थी। ऐसे समझा जाएगा कि जैसे उसकी अपनी जाती डिग्री है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका परसेप्ट। ये 46 परसेप्ट है कि जी सपोज के प्रॉपर्टी मतलब लाहौर की कोर्ट ने डिग्री पास की है और प्रॉपर्टी पड़ी है गुजरांवाला। कोर्ट लाहौर की कोर्ट गुजरांवाला की प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकती। मतलब अटैच करनी है तो वो सेम डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते। अब वो प्रॉपर्टी लाहौर की गुजरांवाला की प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकती, तो वक्ती तौर पे लाहौर की कोर्ट परसेप्ट भेज सकती है। वो दूसरी मतलब गुजरांवाला की कोर्ट को कहेगी कि जी इसकी इस डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी आप अटैच कर लें। परसेप्ट परसेप्ट ये है कि जी वक्ती तौर पर वो परसेप्ट वो कहता है पहले 2 महीने का होगा, और कोर्ट चाहे तो मजीद उसको एक्सटेंड कर सकती है, 6 महीने तक ये चला सकती है। वरना अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर वो केस डिक्रीट डिक्रीट ट्रांसफर कर देगी। आगे आ जाता है आपका 47 कि जी ये इंपॉर्टेंट है। 47 का हमने पीछे पढ़ा कि जी 47 तमाम केसेस जो कि रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ डिक्री और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री, डिस्चार्ज ऑफ डिक्री, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री, और आगे रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, ये ऐसे जितने भी सवालात आएंगे वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके लिए अलहदा कोई दावा हम दायर नहीं करेंगे, सेपरेट सूट दायर नहीं करेंगे। इनके लिए कोर्ट आपसे एडिशनल कोर्ट फीस भी मांग सकती है। लिमिटेशन जो होगी एग्जीक्यूशन की वो 6 साल है। ठीक है। 6 साल। 6 साल कब से? जिस दिन आपका दावा डिक्री हुआ है उस दिन से, या जिस दिन आपको कहा गया कि जी कोर्ट कि जी कोई प्रॉपर्टी आप डिलीवर करें तो उस दिन से। मतलब आप देखें, इसमें एग्जांपल है, दावा डिक्री हुआ है आपका 2015 में, तो आप के पास 6 साल हैं। ठीक है। आपके पास 6 साल है, आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसी तरह दावा डिक्री हुआ है, दावे में कहा गया कि जी आपने प्रॉपर्टी रकम देनी है 2016 में, तो 2015 में दावा डिक्री हुआ है, कोर्ट ने कहा कि जी आपने रकम 2016 तक पे कर देनी है, 1 साल आपको दिया है। तो फिर जिस दिन का ऑर्डर किया था कि जी उस टाइम आपने पे करनी है, उस दिन से फिर आगे सेल होंगे। मतलब सिंपली है कि जी जिस दिन दावा डिक्री हुआ है उस दिन से 6 साल काउंट होंगे, या ठीक है, या फिर जिस दिन आपको कोर्ट ने
कोई स्पेसिफिक टास्क दिया है कि जी ये टास्क आपने फिलफिल करना है, जो भी टाइम दिया है, फिर उस टाइम से आपका 6 साल स्टार्ट होंगे, सिंपली। ठीक हो गया। आगे आ जाता है, 2 मिनट तक मीटिंग एंड होगी तो फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, आप जब से मीटिंग स्टार्ट होगी फिर आप जितनी मर्जी क्वेश्चन करना है कर सकते हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है मेरी स्पीड तेज है, लेकिन होपफुली आपको समझ आ रही है। इसी तरह हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी तो हमारे तकरीबन सेक्शन हो जाएंगे। ठीक हो गया। चलें आगे है जी आपका ट्रांसफर कोड, वही जो इसको डिग्री ट्रांसफर की गई है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब डिग्री लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी एग्जीक्यूट की जा सकती है। हम ना इसका वो पढ़े 37 है मेरे ख्याल है कंट्रैक्ट एक्ट का, कि जी ऐसे सूट जैसे जिसमें आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अब मिस्टर ए ने उधार रकम ली है, ठीक है, और मिस्टर ए मर जाता है तो उसके बच्चे उसके लायबल होंगे उस उधार रकम के। इसी तरह मिस्टर ए एक मुसव्विर था, तस्वीरें बनाता था, पेंटर है, ठीक है। कल को मिस्टर ए मतलब मिस्टर ए ने कहा कि जी मैं आपको तस्वीर बना दूंगा। कल को मिस्टर तस्वीर बनाने से पहले उसकी डेथ हो गई है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्किल का है, तो स्किल आप आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव से नहीं करवा सकते। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जी आप जब जजमेंट डेटर डाई हो मर जाता है तो फिर आप उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसकी भी वो आगे कंडीशन बताता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उतनी हद तक लायबल होंगे जितनी हद तक उनको विरासत मिली है। ठीक है, जितनी हद तक उनको विरासत मिली है। जैसे जजमेंट डेटर है, वो उसकी डेथ हो जाती है और उसके पास 40 लाख की प्रॉपर्टी है, 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे 10-10 लाख की हद तक लायबल होंगे। 4 बच्चे 10-10 लाख की हद तक लायबल होंगे। और इसी तरह जजमेंट डेटर के खिलाफ डिक्री आ जाती है, मतलब विरासत उनको मिली है 40 लाख की, 4 बच्चे हैं 10-10 लाख, और उनके उस जजमेंट डेटर के खिलाफ डिक्री आ जाती है 10 लाख की, तो हर बच्चा 2.5-2.5 लाख पे करेगा और वो पूरी हो जाएंगी। सपोज के उसको प्रॉपर्टी तो मिली जो विरासत में मिली है उनको 5 लाख, डिक्री आ जाती है 10 लाख की, डिक्री आ जाती है 10 लाख की, तो जो बच्चे हैं, बच्चे फिर जितनी उनको विरासत में मिली है उतनी हद तक देने के पाबंद है। बच्चों से उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते आप। ये डिटेल में इसका टॉपिक्स है, कंसेप्ट है। देखें, जजमेंट डेटर जो कि